फौत हो गए, 16 लोग मर गए, 3 लोग फौत हुए। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि हमारा कुछ हल करें, वरना हम लोग मर जाएंगे। 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख गाड़ियाँ एंटर हुई हैं। तो अपनी कॉमन सेंस की इस्तेमाल होनी चाहिए। तरले मिन्नतें उनसे की, लेकिन उन्होंने कमरा किराए पे नहीं दिया। में जो डेथ हुई है इन होटलों की वजह से हुई है, क्योंकि 70 हज़ार ने मांगा है, तो गाड़ियों वालों ने गाड़ियों में अरेस्ट किए। उन्होंने कह दिया जी हमने 50 से कम नहीं देना। चीजें तो इंतहाई महंगी कर दी इन्होंने। एक छोटा बिस्किट 300 रुपए पे मैंने लिए। सबसे पहले बात होगी कौमी असम्बली में सानहा मरी को लिए गर्मा गर्म गुफ्तगू की। अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ ने सानहा मरी की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा सानहा हो गया, एक नेहरू इस्लामाबाद में सो रहा था, दूसरा बल्दियाती इलेक्शन में धांधली की तैयारी कर रहा था। अमवात की 100% जिम्मेदार हुकूमत नहीं, वह हुकूमत ही है, कौम इन्हें माफ नहीं करेगी, ये भी कहा गया। ये 23 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार है। इन्होंने मैन स्लॉटर किया है, ये कौम ये खून इनको माफ नहीं करेगी। बदले में ये कह रहे हैं कि जनाब एक सरकारी कमेटी जो इन्वेस्टिगेट करेगी, इसके लिए पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। पहले ये कहा अवाम की आमदन में इजाफे के ट्वीट जारी होते रहे, कहा जाता रहा कि सियाहत बढ़ गई है, जो उनकी आदत है यू टर्न मारने की। इमरान नियाज़ी साहब ने कहा इंतजामिया तैयार नहीं थी। अब किस मर्ज की दुआ है, इस्तीफा दे घर जाएं, मगर ना कौम आपको गिरबान से पकड़ के आपको घसीट के बाहर निकालेगी। अब महकमा मौसमियात ने इनको खबरदार कर दिया तो हुकूमत ने क्या इंतजामात किए? सियाहत है उनको मजीद जाने से रोकने के लिए क्या इन्होंने इंतजामात किए? क्या इन्होंने रेड अलर्ट जारी किया? एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था और दूसरा नीरो पंजाब में इंतजामी अमूर की आड़ में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने में मसरूफ था। लाश पर लाश गिरी, नींद न टूटी तेरी, हाक में वक्त तेरी मुर्दा ज़मीरी को सलाम। ऐवान में अपोजिशन लीडर गरजे तो वहीं वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी करारा जवाब देते हुए सारा हिसाब चुकता दिया। बोले सानहा मरी पर अपोजिशन ने सियासत चमकाने के सिवा कुछ न किया। अगर नून लीग अपने दौर में पंजाब पर वसाइल खर्च करती तो सानहा पेश ना आता। फवाद चौधरी ने मियाँ शहबाज शरीफ को शोबदबाज करार दे दिया। कहा तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली मरी में अवाम के साथ खड़े थे, मगर नून लीग का एक MNA भी मरी नहीं गया। ख्याल ये था मेरा जब वो खड़े हुए कि वो एक लीडर की तरह खिताब करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो एक ऑर्डिनरी शोबदाबाज हैं। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। मैं याद कराना चाहता हूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन को, पंजाब की बदकिस्मती से जब वो वज़ीर आला थे हर रोज़ एक नया हादसा होता था। 100 बच्चे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना होने से अपनी जान से चले गए। हैरत हुई कि ये कह रहे हैं कि नेहरू सो रहा था, यानी आज के दौर का पेब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेहरू सो रहा था। जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MNA और MPAs वहाँ लोगों के साथ खड़े थे, तो यहाँ से साबिक वजीर आजम रहने वाले शाहिद खान अब्बासी साहब से लेके नून लीग का एक भी MNA MPA वहाँ नहीं गया। आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। इमरान खान की क़यादत में ये पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बनेगा। कोई बात नहीं जनाब स्पीकर, छोटे दिल के लोग हैं, बड़े हॉल में आके ऐसे दिल तो बड़ा नहीं हो जाता। और जब मौका मिला बिलावल भुट्टो को तो उन्होंने भी सानहा मरी पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा एक दिन पहले तक वजीर लोगों से कह रहा था मरी पहुंचो, और हादसे के बाद मुतासरीन को ही जिम्मेदार करार देने लगा। ऐसी मुनाफिकत पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी। इस इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए। हमारा कैपिटल सिटी से सिर्फ 2 घंटे दूर बर्फ में फंस के मुश्किल में थे, तकलीफ में थे, मगर अफसोस के साथ हम उनको वो मदद नहीं पहुंच सके जो उनका हक था। जब वज़ीर आज़म का ख़ानदान की एक मेंबर चित्राल में बुरी वेदर की वजह से
फंसी हुई थी। यहाँ तक कि फौज से हेलीकॉप्टर मंगवा के वहाँ भेज के उसको रेस्क्यू की थी। उम्मीद यही था कि जब आम आदमी 2 घंटे दूर, वजीर आजम घर से 2 घंटे दूर, इतना मुश्किल में था, पूरा सोशल मीडिया पे पुलिस के दफ्तरों तक फ़ोन कॉल्स जा रहे थे, ब्यूरोक्रेसी के दफ्तरों तक फ़ोन कॉल्स जा रहे थे कि कोई तो नोटिस लेता। वजीर साहब इस बात को वेलकम कर रहा था कि लाखों लोग मरी पहुंचे हैं, ये मुईशत की तरक्की की सबूत है। ये खबर निकला, सोशल मीडिया पे आया और विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दिया। इस किस्म का मुनाफिकत हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। जब भी कोई हादसा होता है तो विक्टिम्स को ब्लेम करते हैं। हजारा का प्रोटेस्ट हुआ तो वजीर आजम साहब ने कहा कि वो लाशों से ब्लैकमेल नहीं होगा। इस सियासत से पहले ये इंसानियत सीखे, ये विक्टिम ब्लेमिंग बंद करे। जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास का, जिसमें इमरान खान ने इंक्वायरी कमेटी को जल्द हक़ाइक़ सामने लाने का हुक्म दे दिया। कहा, बताएं क्या बर वक्त इक़दामात से सानहा रोका जा सकता था। मौजूदा दौर में बढ़ती सयाहत के लिए कई दहाइयाँ पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मसला है। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। कौम वो जो गलतियों से सीख कर आगे बढ़े। हुकूमती तर्जमानों के अहम इजलास में सानिया मरी ने इस्लाह के नए रास्ते खोल दिए। वज़ीर आज़म ने सानिया पर दिली दुख और अफसोस का इजहार करते हुए इंक्वायरी कमेटी को जल्द हक़ाइक़ सामने लाने का हुक्म दिया। कहा, बताएं क्या बरवक्त इक़दामात से सानिया रोका जा सकता था। वज़ीर आज़म ने बड़ी खामी की निशानदेही भी कर दी। बोले, बढ़ती सियाहत आज के दौर की नई हकीकत है, जिसके मुकाबले में इंफ्रास्ट्रक्चर कई दहाइयाँ पीछे है। नए होटल्स की तामीर के साथ पुराना स्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। सियाहों के लिए मियारी रिहाइश की फराहमी को बड़ा चैलेंज करार दिया। सारे मामलात को जदीद तरीके से हैंडल और रेगुलेट करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने रेस्क्यू ऑपरेशन में सिविल इदारों और फौज की काविशों को भी सराहा। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और तर्जमान पंजाब ने ब्रीफिंग में बताया कि 1,64,000 गाड़ियाँ मरी में दाखिल होने के बाद रास्ते बंद कर दिए गए थे। इंतजामिया ने बेहतरीन काम किया, लेकिन हालात पुलिस के कंट्रोल से बाहर होने पर रेंजर्स और फौज को तलब करना पड़ा था। सानहा मरी में इंतजामी नाअहली की दास्तानें खत्म नहीं हो रही। पूरी फैमिली समेत जाबहक होने वाले ASI नवेद के कज़न तैयब गोंदल ने प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में होशरुबा इंकशाफात कर दिए। CPO मरी से लेकर वजीर आजम तक सबको खबर थी कि मरी के गलडाना रोड पर बहुत बड़ा सानहा जन्म ले रहा है, मगर सब के सब गफलत की नींद सोते रहे और मुसाफिर अपनी जानें खोते रहे। ASI नवीद की अपने कज़न तैयब से क्या क्या बातें हुई, तैयब ने दिल दहला देने वाली रुदात सुना दी। जो पहली कॉल थी, उन्होंने मुझे शाम को 6 बजे अपने जो ये सिचुएशन थी, जो ये मामला बना हुआ था उनके ऊपर, इससे मुझे आगाह किया। ये जुमे की शाम 6 बजे की बात? जी जी। और जो लास्ट मेरा रब्ता है उनसे वो हुआ शाम को 4 बजे, सुबह 4 बजे। जब पहला रब्ता हुआ था शाम को 6 बजे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं पिछले 8 घंटों से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। उनकी तरफ से इतला मिली तो सबसे पहला जो मेरा मैसेज था वो प्राइम मिनिस्टर को था, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद को था, उसके बाद फवाद चौधरी को था, फिर CPO साजिद कियानी को था, फिर इसके अलावा जो SSP साहब हैं, CPO साहब को जब मैंने किया तो उन्होंने थोड़ी सी जो है वो हरकत की, उनकी हरकत मुझे नज़र आई। वहाँ पर सर मैंने लोकेशन भेजी, तमाम को भेजी, CPO साहब को भेजी, असिस्टेंट कमिश्नर को भेजी। और आखिरी जो अपडेट है नवीद साहब ने वो आपको कब दिया? आखिरी अपडेट मैंने जब मुझे कमिश्नर का और SSP ट्रैफिक का फ़ोन आया तो मैंने उनको यकीन दहानी करवाई नवीद साहब को 4 बजे के करीब, सुबह 4 बजे, हफ्ते की सुबह 4 बजे जी, कि भाई आप इत्मीनान रखें, मेरा रब्ता हो गया है। अच्छा, SHO मरी ने फ़ोन किया, मेरे भाई ने मुझसे नंबर मांगा, नवीद भाई ने, उन्होंने कहा कि नंबर तो ज़रा दें SHO मरी का। मैंने साजिद कियानी साहब का भी नंबर दिया, CPO साहब का भी नंबर दिया, SHO मरी का। जब उन्होंने SHO मरी को फ़ोन किया तो SHO मरी कहते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, आपको बाद में फ़ोन करता हूँ प्लीज़। ये वो लोकेशन मैं इनको तकरीबन 11-12 बजे ये लोकेशन मैं भेज चुका था और 4 बजे इन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई थी। 4 बजे मैंने सेटिस्फाइड कर दिया था नवीद साहब को कि आप परेशान ना हो। और 4 के बाद आपका रब्ता नहीं हुआ? 4 के बाद वो गाड़ी में सो गए, उनकी आंख लगी। जिस इलाके में मैं मौजूद था वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे नवीद साहब की गाड़ी फंसी थी। अफसोस कि मैं पब्लिक को, अब मेरी कोशिश थी, नवीद साहब ने जो मुझे मैसेज किया था ना कि भाई रोड क्लियर करवाना, अब मेरी कोशिश थी कि मैं रोड क्लियर करवाने में अपनी सारा फोकस रखूं।
अब मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि सिचुएशन किस तरफ चली जाएगी। अगर मुझे आइडिया होता कि सिचुएशन इस हद तक चली जाएगी तो यकीन माने कि मैंने बच्चों को अपने कंधे पे उठा के ले आना था, मैंने पैदल चले जाना था, मैंने इस गवर्नमेंट पे बिलीव नहीं करना था। जुमे को रात भर सियाह मरी में मदद की दुहाई देते रहे मगर हुक्मरान बेखबर रहे। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में सेनेटर ओन अब्बास ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब और दीगर हुक्काम को हफ्ते की सुबह इल्म हुआ। वज़ीर आला को खबर कैसे ना हो सकी, सड़कें बरवक्त क्यों ना खुल सकी। एंकर नदीम मलिक के सवालों पर ओन अब्बास कोई जवाब ना दे सके। सीएम बुज़दार को सैटरडे को पता चला सुबह, ऑब्वियसली हम तमाम को सैटरडे मॉर्निंग पता चला था, तो उन्होंने फ्लाई करना था कि जी मैं मौके पे पहुंचता हूं। फ्राइडे को क्यों नहीं रात को पता चला? माजरत चाहता हूं आपको, मैं बताता हूं, हम जर्नलिस्टों को अगर रात को पता चल गया था तो हुकूमत कहीं छुट्टी पे गई हुई थी, कानों में रुई हुई थी जो नहीं पता चला था। माजरत चाहता हूँ, लेम एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। आप जनरली बात करें तो मैं सुन सकता हूँ। ये ऐसे ही है कि मॉडल टाउन में फायरिंग हो रही थी और चीफ मिनिस्टर पंजाब को पता नहीं था। जो बात काबिल कबूल नहीं है ना, वो ऑन एयर नहीं, आप झूठ नहीं इतना बोल सकते। आप बताइए कि रात को हम बात हुई थी, चीफ मिनिस्टर फेल्ड टू एक्ट, आपकी फेडरल गवर्नमेंट फेल्ड टू एक्ट, आप यहाँ बैठे हुए थे, आपको पता नहीं था। स्टेटमेंट में पिन्हा ऐसे मालिक साहब थोड़ा सा समझिए, रात को अनप्रेसिडेंटेड जो बर्फबारी हुई शायद ये कोई भी फोकस नहीं कर रहा था, और वहां पे अगर 6-6 फुट बर्फबारी हुई है तो मैं यहाँ सियासी गुफ्तगू मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन तैयब साहब का अपना जवाब शायद है कि वो 3 किलोमीटर पर अपने रिश्तेदारों पे मौजूद थे जो उनके खून के रिश्तेदार थे, येट ही कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज वो रास्ता ही मौजूद नहीं था। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की सहाफ़ियों के तुंदो तेज सवालात से बचने की कोशिश। सानिया मरी सियासी मामला करार देकर जान छुड़ाने की कोशिश करते रहे। ताबड़तोड़ सवालात के बाद बोले मरी सानेहा की तहकीकात हो रही है, रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार सामने आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सानिया मरी और हुक्मरानों की गैर संजीदगी। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत लाहौर में कबड्डी मैच का इफ्तिताह करने पहुंचे। सहाफियों ने सानिया मरी पर सवाल कर दिया। इस सर्दी में कुछ लोग मरी गए थे, 22 बंदे जाँ बहक हो गए हैं, अभी तक किसी पे जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। मैं किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? इस सवाल पर पंजाब के वजीर कानून ने पहले ये कहा, अगर हम पॉलिटिकल साइड पे चले गए तो फिर पॉलिटिकल बातें जो हैं वो इस सारे इवेंट को ओवरशैडो कर जाएंगी। राजा बशारत ने सानिया मरी को सियासी मामला कहा तो सहाफी ने उन्हें याद दिला दिया। लेकिन जवाब में राजा बशारत ने कमेटी का जिक्र कर दिया। हमने वहाँ पे एक हाई लेवल प्रोब कमेटी जो है वो तश्कील दी है, जिसको हेड कर रहे हैं हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम। होटलों में बिजली मौजूद नहीं थी, लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठकर हीटर लगाना मुनासिब समझा, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। ये हादसा जो है ट्रैफिक की वजह से नहीं हुआ। हमेशा की तरह एक और सानिहा हुआ, कई और लोग मर गए और अरबाब इख्तियार वही कमेटी का राग अलाप रहे हैं। मरी में बर्फानी तूफान से निपटने के लिए मुकम्मल साजो सामान मौजूद नहीं था। डीसी रावलपिंडी मोहम्मद अली का समा से इंटरव्यू में इतराफ़। होटल मालिकान से 2 माह कबल मीटिंग हुई थी, लोगों ने मजबूरन मुँह मांगी कीमत पर चीज़ें खरीदी। हुकूमत को सब चीज़ें रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी बनाना होगी, ऐसा उनका कहना है। सबसे पहली बात तो ये है कि इट वाज अ कैटास्ट्रॉफी, एक वो चीज़ थी जो कि बियॉन्ड कंट्रोल थी, तो इसको मैं बद इंतज़ामी तो नहीं कहूँगा। हमने जितने हमारे पास वसाइल थे, हमने उन वसाइल में रहते हुए मेरी सारी टीम ने अपनी पूरी एफर्ट्स की। वसाइल की कमी ज़रूर थी, जिसकी वजह से इतने बड़े डिज़ास्टर को हम उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। और खाने पीने की जो अशिया हैं, मिनरल वाटर्स थे, ये लोग मुंह मांगी कीमत जो है वो उस पर लेने को तैयार थे। ज़ाहिर मजबूरी की हालत थी और इस मजबूरी का लोगों ने यहाँ पर नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। तो ये अनफॉर्चुनेट एक चीज़ है। बहरहाल हमारे इल्म में जहाँ जहाँ आई हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया। होटल एसोसिएशन की नहीं, ये एक हुकूमत को भी इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको रेगुलेट करने के लिए इंतज़ामात करने चाहिए थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सानिया मरी में हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से कोताही और गफलत बरतने का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं न सिर्फ जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि आइंदा के लिए सबक भी सीखना होगा। अगर हुकूमत और इंतज़ामिया कम अज़ कम ये तवज्जो देती, अगर वहाँ पे गुंजाइश 5000 गाड़ी की गुंजाइश है, ये मैं इतराफ़ करता हूँ।
गलती हुई। इंतजामिया के साथ साथ हुकूमत भी जिम्मेदार है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने एतराफ कर लिया। वफाकी वजीर सानिया मरी में जाँ बहक होने वाले शहजाद के घर वालों से ताज़ियत के लिए पहुँचे तो लवाहिकीन की जबान पर शिकवा था। जब्त के बंधन भी टूट गए। हुकूमत कुछ करती, सब कुछ कर सकती थी। मेरी बारियां रोड पे किसी बंदे पूछा नहीं हो रही। वजीर दाखिला ने मरी वाक़े में जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा खानी की। बोले ये बहुत बड़ा सानिया है, अवाम में इसका बहुत रिएक्शन है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो चाहिए जी, बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा रिएक्शन है लोगों में। खास तौर पर हमें इससे सबक हासिल सीखना चाहिए। दबी आवाज और झुकी नजरों के साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद तसल्लियां देकर तो चले गए, मगर फुर्सा अब बातों के नहीं बल्कि जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन के मुंतजिर हैं। मरी जैसा सानिहा, इसकी रोकथाम हो सके, यही मिशन पंजाब हुकूमत ने एक और कमेटी इसी सिलसिले में बना दी। 3 रुकनी कमेटी सानिहा मरी जैसे वाक़यात से बचने और सयाहों के दबाव को कंट्रोल करने के लिए तजावीज़ देगी। होटल्स की रजिस्ट्रेशन, किराए और दीगर मामलात का असर-ए-नौ जायज़ा भी लिया जाएगा। कमेटी ओवर चार्जिंग की रोकथाम और मौसर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने का मैकेनिज्म भी तय करेगी। मरी का नाम ज़िला को हिसार रखने की तजवीज़ भी सामने आई है। वज़ीर आला ने नए ज़िले की हदबंदी के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सिफारिशात तलब कर ली। दिफाई तजियाकार नईम खालिद लोदी ने कहा है कि खुरासानी पर नंगरहार में हमले से साबित हो गया है कि अफगान हुकूमत जो कहती है वो कर भी सकती है। कालअदम TTP ने हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता बंद करके खुदकुशी का रास्ता चुना है, जबकि फारूक हमीद ने कहा है कि बातचीत बंद होने के बाद जाहिर हो गया था कि अफगान तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि ये जो नई हुकूमत है अफगानिस्तान की, ये जो कहती है वो कर भी सकती है। और मैं समझता हूँ कि इसका वहाँ पे नंगरहार में मारा जाना इस बात का सबूत है कि दोनों हुकूमतों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये अभी चंद महीनों की मार है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उन्होंने अपनी खुदकुशी का रास्ता अख्तियार किया है बातचीत को सबूताज करके। अब ना इधर उनके लिए जगह होगी ना उधर उनको जगह मिलेगी। अफगान तालिबान गवर्नमेंट की बिल्कुल उस पर टासिट अप्रूवल है, सपोर्ट है। वो तो मीडिएट कर रहे थे वो बातचीत, लेकिन वो अगर बातचीत फेल हो गई तो फिर अफगान तालिबान जो है, जाहिर बात है वो फिर हुकूमत पाकिस्तान से ताउन करेंगे कि अगर आप इनको मारना चाहते हैं तो फिर मारें इनको। VIP कैदी शाहजेब कत्ल केस का मुजरिम शाहरुख जतोई जेल के बजाय निजी अस्पताल में शाहाना जिंदगी गुजारता रहा। कमर दर्द की तकलीफ में दाखिल हुआ, इलाज के बहाने 8 माह तक कयाम किया। अस्पताल में LCD और फ्रिज समेत तमाम सहूलतें मैसर रहीं। मीडिया पर खबर नशर हुई तो आज सुबह जेल मुंतकिल किया गया। कत्ल के मुजरिम को जेल से बाहर निकालने की इजाजत किसने दी? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। शाहजेब कत्ल केस के जिस मुजरिम को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो 8 माह से जेल के बाहर गिजरी में वाक़े निजी अस्पताल में जिंदगी के मजे ले रहा था। ये मुजरिम कोई और नहीं, मशहूर ज़माना शाहजेब कत्ल केस का मरकजी किरदार शाहरुख जतोई है, जिसकी सजाए मौत को सिंध हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। शाहरुख जतोई ने जेल से बाहर रहने के लिए कमरुल इस्लाम नामी गैर मारूफ अस्पताल का इंतखाब किया, जहां प्राइवेट अस्पताल के 18 फीट लंबे और 12 फीट चौड़े कमरे में उसे AC, LCD और फ्रिज से लेकर जिंदगी की हर आसाइश मुयस्सर थी। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर मुइन हमदानी के मुताबिक शाहरुख जतोई को कमर की तकलीफ की वजह से अस्पताल में रखा गया। तकरीबन 7-8 माह और बीमारी जो इनिशियली जिसकी वजह से वो एडमिट भी रहा है, वो बैक के का कुछ इश्यू था। तो लाइक आई सेड वो एग्जैक्टली क्या वो डिजीज थी वो डॉक्टर बेहतर बता पाएंगे, लेकिन कुछ इश्यू इनको बैक का ही था। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर का दावा है कि शाहरुख जतोई को अस्पताल में दाखिल करने के लिए मुतल्लिका महकमों की मंजूरी हासिल थी। सिक्योरिटी की इजाज़त के बगैर डॉक्टर भी शाहरुख जतोई से नहीं मिल सकते थे। कुछ अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होती हैं जो कि हमारे पास, जो मैंने आपसे भी शेयर की हैं, दिखाई हैं। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का हो गया, सिंध पुलिस का हो गया और एक और डिपार्टमेंट का हो गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक शाहरुख जतोई को गुज़िश्ता बरस 5 मई दोपहर 1:05 पर एडमिट किया गया। जिस प्राइवेट कमरे में रखा गया उसका यौमिया किराया 10 से 15 हज़ार रुपए था। शाहरुख जतोई के लिए अस्पताल के बजाय 3 वक्त का खाना घर से लाया जाता था। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर का दावा है
कि शाहरुख जतोई को अस्पताल में रखने के लिए मुताल्लिका महकमों की मंजूरी हासिल थी, लेकिन महकमा दाखिला के ज़राए ने इसकी तरदीद की है और कहा है कि जेल इंतजामिया को इख्तियारात हैं कि किसी कैदी को अस्पताल भेज सकती है और अस्पताल इंतजामिया अगर कैदी को दाखिल करना चाहे तो तहरीरी तौर पर जेल इंतजामिया को आगाह करती है। इस हवाले से महकमा सेहत के ज़राए का कहना है कि मुजरिम को अदालती अहकामात के बगैर अस्पताल मुंतकिल ही नहीं किया जा सकता और इजाज़त मिलने की सूरत में भी मुजरिम का इलाज सरकारी अस्पताल में ही किया जाता है। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई को निजी अस्पताल से पीर की सुबह 10 बजे जेल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन मुजरिम की जेल से बाहर मौजूदगी ने मुतल्लिका इदारों पर सवालात उठा दिए हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मंसूर मुगैरी, मुदस्सर नज़ीर के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। और ये नई बात नहीं, 2018 में भी शाहरुख जतोई को मलीर जेल में VIP सहूलियात दी गई थी, जो साबिक चीफ जस्टिस भी देखकर हैरान रह गए थे। कैदी को अस्पताल कब मुंतकिल किया जा सकता है, कानून क्या कहता है इस सिलसिले में, इस रिपोर्ट में जान लीजिए। शाहरुख जतोई की अस्पताल में मौजे, कानून क्या कहता है? कानून तो ये कहता है कि अगर कोई कैदी बीमार हो जाए तो उसके लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट वो उसका ट्रीटमेंट करेगा। तो कानून तो इसकी इजाजत इस तरह से नहीं देता है कि जेल सुपरिटेंडेंट या मेडिकल सुपरिटेंडेंट वो अपनी मनमानी कर सके। कानून जो भी कहे क्या फर्क पड़ता है, ये मौजे कोई नई नहीं। अक्टूबर 2018 में साबिक चीफ जस्टिस मलीर जेल में शाहरुख जतोई का VIP कमरा देखकर हैरान रह गए थे, जिसमें TV, फ्रिज, AC, अटैच बाथ, सारी आसाइशें थी। क्या है ये TV शेड्यूल, ये सारा कुछ क्या है? खुर्रम शेर जमान बोले, सिंध सरकार ने सारा निजाम खोखला कर रखा है। लोगों को खरीद लिया जाता है, यहाँ पे सिस्टम चलता है। बड़ा मशहूर लफ्ज है पाकिस्तान के सूबे सिंध के अंदर, और किसी सूबे में चीजें आपको नहीं मिलेगी, सिस्टम। PTI वालों को उम्मीद है कि अब सिंध में उनकी हुकूमत आएगी। शाहज़ेब के कत्ल के जुर्म में शाहरुख जतोई को सजाए मौत हुई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। केस में कब क्या हुआ, आइए देखते हैं। 24 दिसंबर 2012 डिफेंस में शाहरुख जतोई ने साथियों के हमरा DSP औरंगजेब के बेटे शाहज़ेब को फायरिंग करके कत्ल किया और शाहरुख जतोई जाली दस्तावेजात पर दुबई फरार हो गया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने 1 जनवरी 2013 को खुद नोटिस दिया। शाहरुख जतोई को दुबई, सिराज तालपुर को नौशेर फिरोज और दीगर मुल्जिमान को सिंध के दीगर इलाकों से गिरफ्तार किया गया। 7 जून 2013 शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत, जबकि 2 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 28 नवंबर 2017 सिंध हाई कोर्ट ने शाहरुख जतोई समेत 4 मुल्जिमान की सजाए मौत को मुअत्तल किया और मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात निकालने का हुक्म देकर मुकदमा ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया। 23 दिसंबर 2017 सेशन कोर्ट में शाहज़ेब के वालिदैन ने राजीनामा जमा कराया और शाहरुख जतोई समेत तमाम मुजरिमान जमानत पर रिहा हो गए। सिविल सोसाइटी ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 1 फरवरी 2018 सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया और मुजरिमों की अपील समाअत के लिए दोबारा सिंध हाई कोर्ट भिजवा दी गई। सिंध हाई कोर्ट के खुसूसी बेंच ने 11 मार्च 2019 को फैसला महफूज किया, जिसके बाद शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना जारी है। हाफिज नईम ने तहरीक पूरे कराची में फैलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमत की मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी का खैर मकदम करते हैं, लेकिन वक्त गुजारने की कोशिश की गई तो धरने पर बैठे रहेंगे। अगर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने आमादगी जाहिर की और कमेटी का ऐलान किया है तो इस हद तक मैं इसका खैर मकदम करता हूँ और हमने भी अपनी कमेटी का ऐलान कर दिया है। आज से ही हम चाहते हैं कि इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो जाए। अब हुकूमत के ऊपर मुनहसिर है कि वो वाक़अतन इस बिल को रिविज़िट करते हैं कि नहीं करते। अगर तो वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए काम करेंगे तो हम ये वक्त इसी धरने में गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। तशवीश बढ़ रही है कोरोना को लेकर। कराची में कोरोना के फैलाव की शरह 15% से बढ़ गई। ओमिक्रॉन की मुंतकिली के मकामी केसेस में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सिंध हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक ओमिक्रॉन के 53 नमूनों की जाँच की गई, जिसमें 39 मुस्बत आए। मुस्बत केसेस में से 75% की सफरी हिस्ट्री मौजूद है। मुतज़्ज़ा वहाब का कहना है गुज़िश्ता एक हफ्ते में मुस्बत केसेस की शरह 9.5% से बढ़कर 15% तक पहुंच चुकी है। पिछले 15 रोज में कराची शहर का पॉजिटिविटी रेशो 1% से बढ़कर 15.5% पर पहुंच चुका है। तमाम शहरियों को कहना चाहूँगा कि कोई सख्त फैसला सिंध हुकूमत ने अभी फ़िलहाल नहीं किया है।
और इसकी बुनियादी वजह यह है कि कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। हमारे अस्पतालों में उस तरह का प्रेशर अभी तक नहीं आया। पंजाब के 8 बड़े अजला में 50% आबादी को भी वैक्सीन ना लगाई जा सकी। सिर्फ मियांवाली और जेहलम में 75% अफराद को वैक्सीन लगी। दानियाल उमर की रिपोर्ट। किस जिले में कितनी वैक्सीन लगी, महकमे सेहत का डेटा सामने आ गया। 11 माह के दौरान फैसलाबाद ने सबसे कम सिर्फ 42% आबादी को वैक्सीन लगाई। राजनपुर, कसूर और शेखुपुरा 45 से 46% के दरमियान रहे। भावलनगर, झंग, मुजफ्फरगढ़ 48% आबादी को वैक्सीन लगाने में कामयाब हुए। लाहौर 50% आबादी को वैक्सीन न लगा सका। सिर्फ मियांवाली और जेहलम ने 75% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगाई। मजमूई तौर पर पंजाब की 54% आबादी वैक्सीनेट हो गई है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक नाकिस परफॉर्मेंस वाले इजला में अब एक खुराक वाली वैक्सीन लगाएंगे। कुछ ऐसी वैक्सीन हैं जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है, तो जो हमारे पास सिंगल डोज वैक्सीन आ रही है वो हम ज्यादा से ज्यादा इन ट्राइबल एरियाज में और इन इलाकों में दे रहे हैं जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है। लाहौर में कोरोना का फैलाव भी तेजी से जारी है और 24 घंटे के दौरान 465 केसेस सामने आए हैं। वजीर सेहत ने केसेस में इजाफे पर खबरदार कर दिया। लाहौर के लोगों को कहूँगी कि खुदारा मास्क पहन के रखें और मेहरबानी करके कोशिश ये करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। वजह यह है कि लाहौर के अंदर भी शरह जो है वो बढ़ रही है। महकमे सेहत के मुताबिक पंजाब भर से गुज़श्ता रोज 561 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। कैमरा टीम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। बुलेटिन में आगे जानिए, खत्म हुआ इंतजार। एक छोटी बच्ची को इंतजार है उसे घर मिले। इसी बच्ची की बात करते हैं। अल्लाह हमें घर दें। लाहौर में बेघर 5 साला नन्ही महरीन घर के हुसूल के लिए हुक्मरानों से दर्द भरी अपील कर रही है। शाहीन मशाल रिपोर्ट कर रही है। रोती हूँ कि अल्लाह पहले हमें घर मिले और मैं दुआ घर में बैठ कर भी बहुत करती हूँ कि हमें घर मिल जाए। और पापा कहते हैं कि दुआएं करोगी तो घर मिलेगा और दुआ कितनी में करो उतनी नहीं कबूल होती। सर पे अपनी छत ना होने का दुख 5 साला महरीन की आंख में कभी ख्वाब बन जाता है और कभी आंसू बन के छलकता है। ये ख्वाब महरीन को इसके वजीर आजम ने दिखाया है। दुआएं करती रहूंगी मैं घर मिल जाए इमरान खान से। अपने पाकिस्तान में अपने घर के ख्वाब को वो व्हाइट बोर्ड पे बनाती है और फिर पेड़ पौधों से सजाती है। हमें बहुत ज्यादा प्यारा घर चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में सब कुछ हो, हमें सीढ़ियों वाला घर मिले और कोई भी ना मिले। लाहौर में एक टूटे फूटे आरजी ठिकाने की मुकीम नन्ही महरीन की जिंदगी इस ख्वाब से बहुत ही तलख है। हमने एक रात सड़क पर गुजारी है ठंड में। मेरे पापा मुझे ठंड लग रही है, हमारे पास काश घर होता। तब भी दुआएं मांग रही थी। अपने बच्चों की खुशियों के लिए महरीन के बाबा फखर हर कोशिश करते हैं, हर दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अब तक सब कुछ बेसूद। 2 साल से मैं मुख्तलिफ दफ्तरों के अंदर जा रहा हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट है, मेरी 27,900 सैलरी है। तो मेरे हालात इस तरह के हो गए। मैंने बहुत कोशिश की घर के लिए कि मेरी एक दरख्वास्त जो है कबूल हो जाए, लेकिन जवाब वहाँ से यही मिलता है कि आप इस फेस में नहीं अगले फेस में कोशिश करें। तो मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि मेरी इसी फेस में दरख्वास्त ली जाए। महरीन के बाबा ने इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा भी लिया और कई बड़े अफसरों से दरख्वास्त भी की, लेकिन ख्वाब तो सब देखते हैं, किसी के अधूरे रह जाते हैं तो किसी के पूरे हो जाते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो नन्ही महरीन के ख्वाबों में हकीकत का रंग भर के इसके चेहरे की मुस्कुराहट वापस लौटा दे। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। कराची का पहला मेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम फाल हो गया है। सुरजानी ता नुमाइश, ग्रीन लाइन बस सर्विस चल पड़ी है। ये रिपोर्ट देखते हैं।
कराची वालों का सबर आजमा इंतजार बिल आखिर खत्म हो ही गया। ग्रीन लाइन की चमकती दमकती 80 बसें 22 स्टेशन के दरमियान सरजानी से नुमाइश के ट्रैक पर रवा दवा हो गयी। इन बसों पर शहरी सुबह 7 बजे से रात 10 बजे के दरमियान सफर कर सकेंगे। सफर बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है सर्विस इस तरह से बहाल रहेगी। स्टाफ बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, सर्विस भी अच्छी है, आने जाने में आसानी है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सर्विस है और ये कराची वालों के लिए बहुत अच्छा तोहफा है। जो स्कूल पहुँचने वाले हैं या बच्चे हैं, टीचर्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि सुबह 6 बजे से स्टार्ट होना चाहिए। कराची की रिवायती बसों और चिंची में तकलीफ दे सफर करने वाली खवातीन ग्रीन लाइन चलने पर सबसे ज्यादा खुश हैं। अच्छी सर्विस है और बहुत ही ट्रांसपोर्ट के मामले में कराची के हालात काफ़ी ख़राब हो रहे थे, जिसकी वजह से अब ये काफ़ी बेहतरीन सर्विस है। 100 रुपये कार्ड की कीमत है और उसमें बैलेंस 55 रुपये कम से कम डलवाएं। जब आप चेकआउट करेंगे सिस्टम कम से कम जो पैसे होंगे 15 रुपये 20 रुपये वो काट के आपके सिस्टम कार्ड में दोबारा वापस आ जाएंगे। मुंतजमीन के मुताबिक यौमिया 1,35,000 शहरी इस सर्विस से फायदा उठाएंगे। आसमानों पर राज करने वाली कौमी एयरलाइन के तैयारे परवाज के काबिल क्यों नहीं रहे? आइए जरा अंदर चलकर देखते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो ज्यादातर घोस्ट मुलाजमीन है। सियासी सिफारिशों पर इजाफी भर्तियां कौमी एयरलाइन पर बोझ बन गई। ये सब PIA पर बोझ बन चुके थे और तो और ये इजाफी मुलाजमीन जाली डिग्रियों पर भी इदारे में घुसे हुए थे। मगर खुशी की बात है कि अब झाड़ फूक का अमल शुरू हो चुका है। 1000 घोस्ट मुलाजमीन को निकाल बाहर कर दिया गया है। जाली डिग्री वाले 837 और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले 1100 मुलाजमीन को भी ऑफलोड किया जा चुका है। रज़ाकाराना स्कीम के तहत 1900 मुलाजमीन खुद घरों को चले गए हैं। मजमूई तौर पर PIA ने 4837 मुलाजमीन को फारिग करके अपना बोझ उतार दिया है। इससे कौमी एयरलाइन को हर साल 8 अरब रुपए की बचत होगी। अब फी तैयारा मुलाजमीन की तादाद भी आलमी मयार के मुताबिक 260 के करीब पहुँच गई है। यानी उम्मीद की जा सकती है कि इस्लाहाती अमल जारी रहा तो कौमी एयरलाइन दोबारा बुलंदियों को छू लेगी। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।